डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम पेरिस्टाल्टिक फ्लो ऑफ जेफरी फ्लूइड इन अ फाइनाइट नैरो चैनल जो है वो ये करेंगे। ये 2 डायमेंशनल फ्लो है। वो इस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल जेफरी फ्लूइड, यानी कि इसमें जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मॉडल यूज किया गया है वो है जेफरी फ्लूइड, जो कि एक विस्कोइलास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि इसमें विस्कस इफेक्ट्स और इलास्टिक इफेक्ट जो है वो दोनों कंसीडर इन आ फाइनाइट, यानी कि इस चैनल की जो लेंथ है वो फाइनाइट है, मतलब वो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, या इस प्रॉब्लम में हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ ले लेंगे। 2 डायमेंशनल है क्योंकि ये चैनल है, और हम जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर अलोंग द चैनल को हम 2 प्लेट से डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि आप पहले पॉइजले फ्लो जो है वो आपने किया है, तो ये इसको अपर प्लेट कहते हैं, इसको हम लोअर प्लेट कहते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, तो जैसा कि इसके कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे सेंटर लाइन पे जो रखते हैं वो एक्स एक्सिस है, पॉइजले फ्लो इन चैनल जो हमने किया था, और जो वाई एक्सिस पे था वो था जो नॉर्मल टू दिस मिड प्लेन या सेंटर लाइन है वो था वाई। तो ये अब फ्लो जो है वो एक्स की डायरेक्शन में भी है और वाई की डायरेक्शन में भी है। जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे, u और v होगा। तो u और v जो है वो दोनों x और y पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो इसलिए ये फ्लो जो है वो 2 डायमेंशंस हम ले लेंगे। अब नैरो क्यों है? क्योंकि ये नैरो यानी कि जो चैनल की जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो हमने नैरो यूज किया है। अब चैनल को मैंने इस तरह डिस्क्राइब किया कि 2 प्लेट्स जो हैं वो अगर पैरेलल पड़ी हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस लेट्स सपोज अगर h है या a है, जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि द जेफरी फ्लूइड एंटर्स द चैनल विद प्रेशर ग्रेडियंट xi बार, इसके ऊपर बार है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है ये जेफरी फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है, जिसको आप कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट माइनस xi से ये एंटर हो रहा है, ठीक है। The channel walls have cyclic peristaltic contractions. Actually इसमें हम 2 frames of reference यूज करेंगे। जैसे कि अभी ये चैनल वॉल जो है वो यूज किए हैं, ये एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट्स सपोज जैसे हम रूम में बैठे हैं, तो हमारा ये रूम को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो वो लेबोरेटरी या जो है वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी ये वाली जो प्लेट्स हैं ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब ये अज्यूम मतलब ये कि चैनल वॉल में साइक्लिक पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है। अब चैनल वॉल के अंदर हम अज्यूम करेंगे ज्यादा डिटेल में, वैसे मैं यहाँ लेक्चर में तो नहीं गया, लेकिन असल में हम ये अज्यूम किया हुआ है। तो चैनल वॉल जो हैं उन चैनल वॉल के अंदर जो है वो स्मूथ मसल सेल्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर होते हैं, या जो एक किडनी से जो ब्लैडर की तरफ जो है वो ट्यूब लेके आती है यूरिन, उसकी जो ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं, जो सरफेस होती है, उसके अंदर भी स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह के बहुत सारे स्मूथ मसल सेल्स बैक वक्त कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उससे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जनरेट होती हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो है साइनोसॉइडल वेव्स या जिनको आप ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, तो ये ट्रैवलिंग वेव जो है वो जनरेट होती हैं, जो कि अलोंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो है वो ट्रैवल करेंगे। जैसा कि अगर मैं पहले ये बना लिया मैंने फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला जो है ये डायग्राम नीचे बनी हुई है,
मैं अब आपको यहां पे बना के उसको फिक्स कह लें या इसको लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लें। अब हमने कहा कि चैनल की वॉल जो है वो साइक्लिक पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन रखती हैं, यानी कि उनके अंदर स्मूथ मसल सेल लगे हुए हैं जो कंट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, जिससे उनमें पेरिस्टाल्टिक जो कि साइक्लिक नेचर की हैं वो पैदा होती हैं, तो जिसकी वजह साइनोसॉइडल वेव्स जनरेट होती है। और वो साइनोसॉइडल वेव जो है लेट्स सपोज तो ये वेव जनरेट हुई है और ये वेव जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी विद स्पीड v एंड विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और ये यहां से यहां तक भी इसका जो है वो एम्पलीट्यूड होगा। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह लोअर वॉल में भी साइनोसॉइडल वेव जो है वो जनरेट होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे अब 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक फिक्स है और एक ये है, दूसरा कौन सा है, मूविंग है। अब जो कि विद स्पीड c से मूव कर रहा है, अब ये मूविंग है। अब अगर आप इन वेव्स के ऊपर बैठ जाएंगे तो इससे जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट होगी। और अगर आप जो है फिक्स फ्रेम पे बैठ जाएंगे और बाहर बैठ के जो है वो मूव होते हुए वेव्स को देखेंगे तो वो टाइम डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। एंड द पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ द चैनल वॉल्स, मतलब फ्लो जो है वो इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स हैं, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट है जिससे फ्लूइड जो है वो एंटर हो रहा है चैनल में, और दूसरी जो चीज है वो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हैं जिसको आप ट्रैवलिंग वेव वगैरह भी कहते हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी कंपोनेंट। आज के लेक्चर ये अभी वीडियो है, इसमें हम सिर्फ मॉडलिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट भी हम निकालना चाहेंगे और वॉल्यूम फ्लो रेट भी जो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम की तरफ। बेसिक इक्वेशन जो इस फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होंगी, और इसमें हम जो है वो थर्मल इफेक्ट भी निगलेक्ट कर देंगे और बॉडी फोर्सेस भी जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। पहले हम सारी इक्वेशन जो हैं वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस या लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देंगे। तो ये इक्वेशन जो है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मोमेंटम इक्वेशन के दो, क्योंकि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ 2 डायमेंशन यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही रहेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है लेबोरेटरी फ्रेम में। और अच्छा ये चीज याद रखनी है, हमने जो अपर केस अल्फाबेट का यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, और जो लोअर केस यूज करेंगे वो यूज करेंगे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो ये हम जैसे मैंने कहा 2 कंपोनेंट के लिए है। अब इसमें रो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एक्स और वाई जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम कोऑर्डिनेट है। यू वी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। P इज द प्रेशर, और यहाँ पे जो T है, T जो है वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस के कंपोनेंट है 2 डायमेंशंस में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जब ऐसे मैंने कहा कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है। जब आप एक सिस्टम को लेबोरेटरी में बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा। अगर आप वेव के ऊपर बैठ जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, एक आइलैंड डिस्क्रिप्शन है और एक लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन है। तो इसको इन दोनों डिस्क्रिप्शन को भी देखिएगा। तो आगे चलते हैं। अब एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जेफरी फ्लूइड का, इससे आप अवेयर हैं
कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जेफरी फ्लूइड के लिए हम जो यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है। इसमें लैम्डा 1 जो है वो रेशियो ऑफ रिलैक्सेशन टू रिटार्डेशन टाइम है, लैम्डा 2 इज द रिटार्डेशन टाइम एंड डी बाय dt इज द मटेरियल टाइम डेरिवेटिव एंड दिस पार्ट इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब यूजली जो है यहाँ पे भी वो ये वाली नोटेशन है, यूजली जो है वो हमने पहले A1 को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन जो यूज करते थे वो A1 के नीचे जो है वो इस तरह हम बार लगा देते थे। लेकिन अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये हम लेबोरेटरी फ्रेम में है या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो ये नोटेशन थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी। ये वाली जो नोटेशन अभी यूज कर रहे हैं ये यूज करेंगे जब आप लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, ठीक है। और जब आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो रेफरेंस रिडक्शन टेंसर के लिए जो नीचे नोटेशन आपको नजर आएंगी वो नीचे बार होगा और ऊपर भी बार होगा। यहाँ पे तो है ना वो टिल्डा जो है वो जो आप नेगेशन के लिए यूज करते हैं ये वाला सिंबल होगा। तो यहाँ पे मूविंग एम या एल लेबोरेटरी के लिए, एम या वो मूविंग फ्रेम के लिए। जब आप इसको डायमेंशनलेस कर लेंगे फर्स्ट रेफरेंस रिडक्शन टेंसर को, तो डायमेंशनलेस के लिए सिंपल वही ट्रेडिशनल जो आप यूज करते हैं वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे डी से मुराद है ये डायमेंशनलेस में हम जो यूज कर रहे हैं, तो ये नोटेशन जो है वो हम यूज करेंगे। तो अब dA1 by dt ये मटेरियल टाइम डेरिवेटिव फर्स्ट रेफरेंस रिडक्शन टेंसर, और फर्स्ट रेफरेंस रिडक्शन टेंसर इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, gradient of V in laboratory frame of reference and its transfer given in equation number 8 in laboratory frame of reference. All equations 1 to 9 are given in laboratory frame of reference. So अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कंसीडर द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल जेफरी फ्लूइड इन फाइनाइट 2 डायमेंशनल नैरो चैनल। जेफरी फ्लूइड एंटर द चैनल विद प्रेशर ग्रेडियंट माइनस एक्साई, इसके ऊपर बार है क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे कि जो एक्साई बार है ये लेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और ये डायमेंशनल होगी। और जब हम जाएंगे मूविंग में उसको एक्साई के ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे डायमेंशनलेस फॉर्म में डायरेक्ट जो है, ठीक है। अब the flow in the channel is induced by pressure gradient and peristaltic contraction of the channel wall। जैसे कि मैंने कहा peristaltic contraction जो है वो चैनल वॉल के अंदर जो है वो स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। peristaltic contraction channel wall generate sinusoidal waves in the upper and lower wall that in turn propagate in the positive x-axis direction। The geometry of the problem is given इन फिगर 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम बनाई थी। ये जो लाइन है ये प्लेट है, जैसे हम एक्सियल दूसरा सिंपल प्लेन पॉजिटिव फ्लो में कंसीडर करते थे। ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही, जबकि इसके बरक्स ये जो वेव्स हैं ये जो चैनल वॉल्स हैं जिसमें पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हैं और ये वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में विद वेव स्पीड c से मूव कर रही हैं। इसको हम अपर चैनल वॉल्स कहेंगे और इसको हम लोअर चैनल वॉल्स कहेंगे। अब चूंकि इनमें सिमेट्री है, ये चैनल जो है सिमेट्रिक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे कि चैनल के सेंटर पे या मिड प्लेन ऑफ द चैनल पे जो है हम अपने एक्स एक्सिस रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपिटल, जैसा कि मैंने कहा था कि अपर केस के लिए जो है वो हम अपर केस लेबोरेटरी फ्रेम के लिए अपर केस यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज किए हैं, और मूविंग फ्रेम के लिए हमने जो है वो लोअर केस यूज किया है। ये लोअर केस में आया है
तो ये लोअर केस में हमने यूज किया है। अब चैनल की टोटल विड्थ जो है वो 2a है और चैनल की विड्थ हाफ विड्थ क्या होगी, a होगी। और यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि जिस तरह लेबोरेटरी फ्रेम में ये कंडीशन हम यूज करेंगे जिसको प्रेशर ग्रेडियंट कंडीशन भी कहते हैं या कंडीशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एट एंट्रेंस भी कहेंगे। और ये प्रेशर ग्रेडियंट की कंडीशन जो है वो मतलब कि हमने इंट्रोड्यूस करवाई है लिटरेचर में। पहले जो है वो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक फ्लो में जो है वो ये कंडीशन जो है वो यूज नहीं होती। तो साइनसॉइडल वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 स्टैटिक में दी गई है। क्योंकि मैंने कहा साइनसॉइडल वेव है तो ये a जो है वो मीन हाफ विड्थ है, ये टोटल विड्थ 2 है तो यहां से यहां तक जो है वो ये मीन हाफ विड्थ है चैनल की। b जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द चैनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये b जो एम्पलीट्यूड ऑफ द चैनल है। d इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द चैनल, c इज द वेव स्पीड विद व्हिच a wave is propagating with different amplitude। अब ये एम्पलीट्यूड जो b है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू जो है जैसे जैसे ये वेव प्रोपगेट करेगी तो इसकी b की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहेगी, ये चेंज करेगी। तो इसलिए हम जब एनालाइज करते हैं ग्राफिकली तो b की वैल्यू जो है वो हम वेरी करते हैं। इन फिगर 1 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर शोन। एक को लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि मैंने कहा x बार बाय बार t और दूसरा जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लोअर केस में है। तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है और ये भी एक खूबी यही है कि हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो टाइम डिपेंडेंस से टाइम इंडिपेंडेंट में चला जाता है, स्टडी प्रॉब्लम बन जाता है और उसको टैकल करना रिलेटिवली जो है वो आसान होता है। और जैसे कि ऊपर दिखाया कि मिड प्लेन में रखा है हमने, तो y को जो कि y ग्रेटर देन -1 है और लेस देन इज इक्वल टू a है। x इज टेकन अलोंग द सेंटर लाइन मिड प्लेन एंड y एक्सिस नॉर्मल टू इट। अब वेलोसिटी वेक्टर जो कि इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेगा इक्वेशन नंबर 10 में दिया गया है। अब कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर, फर्स्ट लेवल एक्शन टेंसर, pressure and sinusoidal wave in the laboratory frame of reference and moving frame reference are related through actually हम जो है वो सारी इक्वेशन सारी क्वांटिटीज कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं, वेलोसिटीज हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर है, फर्स्ट लेवल एक्शन टेंसर है, प्रेशर है, साइनसॉइडल वेव है, इसको हम अब ट्रांसफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका फायदा जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि इससे आपकी जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम की डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाती है और प्रॉब्लम जो है वो स्टडी हो जाता है। तो इसका एक फायदा ये वाला है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 11 है जो कि आपको फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए यूज करते हैं। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाली जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर के लिए है, ये फर्स्ट लेवल रिएक्शन टेंसर के लिए है, ये प्रेशर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो है वो जो आपके पास वेव है अपर चैनल में और लोअर चैनल में, यानी कि ये जो साइनसॉइडल या ट्रैवलिंग वेव है उनके लिए। अब अगर इस रिलेशन को 11 को मैं 1 2 और 3 जो कि कंटिन्यूटी और दूसरे मोमेंटम कंपोनेंट के 2 कंपोनेंट थे उसमें यूज करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये मैंने आपको हैंड आउट भी दिया था कि किस तरह जो है वो आप चेन रूल को यूज करके यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फार्मूलाज बन जाते हैं चेन रूल से, तो आप उनको यूज करेंगे जब 1 2 और 3 में, तो आपके पास इस तरह जो है वो इक्वेशन नंबर 13 और 14
जो कि आपको आपके जो कंपोनेंट है मोमेंटम इक्वेशन के टू डिमेंशनल फ्लो के लिए वो कन्वर्ट करके ले जाते हैं आपको किसमें, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसी तरह जब रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 जो कि एक्स्ट्रा स्टेप टेंसर, अब हमारे ये सारा पार्ट जो है वो होगा यहां तक। इक्वेशन नंबर 14 में मोस्टली जो है ये तमाम प्रॉब्लम में पेरिस्टाल्टिक सिलिंडर फ्लो के लिए ये इक्वेशन आप कन्वर्ट करेंगे तो यही आएंगे टू डिमेंशनल के लिए। अब आपके पास जब फ्लूइड मॉडल चेंज होगा तो फ्लूइड मॉडल चेंज होगा तो आप जो है उन इक्वेशंस को जो उसमें एक्स्ट्रा स्टेप टेंसर होगा या यहाँ पे जो मेरे पास जो है कन्वर्ट करने के बाद जो है ये सारी चीजें कन्वर्ट होके मेरे पास आई हैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे कि मैंने कहा ये फार्मूले आपने वो यूज करने हैं जो आपको मैंने हैंड आउट में दिए हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन जो उसका मटेरियल टाइम डेरिवेटिव द फर्स्ट रेगुलर रिएक्शन टेंसर का इक्वेशन नंबर 16 में चला जाएगा। अब यूजिंग 16 into 15 we get 16 स्टैटिक, यानी कि जब आप ये 16 इक्वेशन को 15 में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी। यानी कि अब आप का जो एक्स्ट्रा टेंसर था वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी तरह फर्स्ट रिएक्शन टेंसर भी कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, यहां पे मैंने कहा था इसके ऊपर जो है वो बार लगानी है, तो ये बार है क्योंकि अभी ये डिमेंशनल फॉर्म में है। और इस तरह ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसमें मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और बाउंड्री कंडीशन जो होगी हमारे पास पहले बाउंड्री कंडीशन हम देते हैं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये बाउंड्री कंडीशन है सेंटर लाइन पे जहां पे शेयर स्ट्रेस जो है सेंटर लाइन पे 0 है। ये बाउंड्री कंडीशन जो है अब चैनल पे है, चैनल की वॉल के ऊपर है। इसी तरह ये बाउंड्री कंडीशन जो है ये नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन है, नहीं ये भी सेंटर लाइन पे है कि वेलोसिटी का वी कंपोनेंट सेंटर लाइन पे क्या होगा, 0 होगा। और वेलोसिटी का जो वी कंपोनेंट है वो चैनल की वॉल के ऊपर किसके होगा, पार्शियल एच बाय पार्शियल टी। यानी कि जो आपके पास ट्रैवलिंग वेव या साइनसोइडल वेव है जिसको सरफेस प्रोफाइल भी कहते हैं, उसको आप उसमें जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेलोसिटी v के इक्वल होगा। और ये वाली जो कंडीशन है ये प्रेशर ग्रेडियंट कंडीशन एट द एंट्रेंस ऑफ द चैनल है। तो आगे चलते हैं। तो जब आप रिलेशन 11 को बाउंड्री कंडीशन में यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल शो भी की है यहाँ पे कि किस तरह जो है, क्योंकि ये फार्मूले वहां पे नहीं थे तो रिलेशन को यूज किया है और यहाँ पे डिटेल मैंने शो कर दिए हैं। तो अब ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारा अगला टास्क जो है वो टास्क है कि हमने करैक्टरिस्टिक स्केल इंट्रोड्यूस कराने हैं नॉन डिमेंशनल करने के लिए। तो करैक्टरिस्टिक्स अब दो लेंथ वाइज स्केल जो होगी वो उसको हम ए लेंगे जो चैनल की मीन ऑफ विड्थ है। करैक्टरिस्टिक लेंथ स्केल जो है वो स्ट्रीम वाइज यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है मूव कर रही है उस डायरेक्शन में जो लेंथ स्केल लेंगे वो लैम्डा लेंगे। करैक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल जो है वो सी होगी। करैक्टरिस्टिक टाइम स्केल लैम्डा ओवर सी होगा। करैक्टरिस्टिक शियर स्ट्रेस स्केल और इसी तरह प्रेशर स्केल गिवन है। अब जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डायमेंशनलेस पैरामीटर्स तो जो पैरामीटर होंगे वो यहां पे गिवन है। अच्छा, इसमें हमने 2 पाई ऐड किया है क्योंकि वो एक वेवलेंथ का जो पीरियड है वो ये है, इसलिए यहां पे जो है वो हम 2 पाई जो आप देखेंगे कि हमने जैसे कि x है इसके साथ भी हमने v प्रेशर तो इनके साथ जो है वो हमने जो वेवलेंथ है वो 2 पाई यूज किया। अच्छा, 2 पाई हम मोस्टली वहां पे यूज करेंगे जब हम स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी कि स्ट्रीम वाइज लेंथ स्केल की बात करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं ना, करैक्टरिस्टिक लेंथ स्केल इन द स्ट्रीम वाइज डायरेक्शन। जब आप लैम्डा यूज करेंगे लेंथ वाइज डायरेक्शन के लिए तो वहां पे 2 पाई लेंगे जो कि उसकी जो वेव लेंथ का जो टाइम पीरियड होगा
तो इसी तरह ये डायमेंशनलेस हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि बार जो है, विदाउट बार जो है, A1 को हमने वही स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए लिख दिया, तो यहां पे आ गए हम। अब इन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को बारी बारी यूज करेंगे, तो हमारे पास ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनलेस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसी तरह जब मैं कन्वर्ट करूंगा x कंपोनेंट पे और यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करूंगा, तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इसमें दोनों तरफ a स्क्वायर और c से डिवाइड करूंगा, तो फाइनली जो है वो मैं यहां पे आ जाऊंगा। अब ये यहां से हमें जो है वो नंबर्स मिलेंगे। जब आप डायमेंशनलेस पैरामीटर पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई a ओवर लैम्डा जो है वो अल्फा के इक्वल है, जिसको आप वेव नंबर कहेंगे, और ये 2 पाई c a स्क्वायर ओवर न्यू लैम्डा जो है इसको रेनॉल्ड नंबर कहेंगे। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी जो अजम्पशंस हम लेंगे कि फ्लो हमारा क्रीपिंग टाइप है। जैसे एक आंट है जो कि फ्लोर के ऊपर ट्रेवल करती है, तो उसका जो मोशन होती है वो क्रीपिंग टाइप होती है। तो हम अज्यूम करते हैं फ्लो हमारा जो है वो क्रीपिंग टाइप है। तो फ्लो जब बहुत सुस्त होता है, क्रीपिंग टाइप होता है, तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन 1 होता है। इसका मतलब है इतना छोटा है 1 से कि हम उसको अप्रोच टू 0 ले लेते हैं। अब चूंकि मीन हार्ड विड्थ ऑफ द चैनल कंपेयर्ड विद द लेंथ ऑफ द चैनल इज मच लेसर, अब तो हम यहां पे अब देखें a की वैल्यू जो है वो लैम्डा के मुकाबले में, क्योंकि चैनल जो है वो स्मॉल विड्थ का है, नैरो विड्थ का है, तो a की वैल्यू लैम्डा के मुकाबले में बहुत बड़ी है। तो जब एक छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो बहुत छोटा आएगा, तो वो लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे भी हम अल्फा अप्रोचेस टू 0 ले लेंगे। और जब ये सिचुएशन हम जब यूज करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है और अल्फा भी जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीजें जो है, ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर को 0 हमने ले लिया है। ये टर्म भी जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरह इक्वेशन 30 जो है वो रिड्यूस होके हमारे पास इक्वेशन नंबर 31 आ जाए। अब सिमिलरली डायमेंशनलेस पैरामीटर को आप यूज करेंगे दूसरे कंपोनेंट y कंपोनेंट में, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये बड़े डिटेल में मैंने कैलकुलेशन की है ये वाली। तो यहाँ पे इसकी जगह रेनॉल्ड नंबर है, ये अल्फा जो एम्पलीट्यूड रेशियो है 1 ओवर अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, तो दोनों तरफ अल्फा से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अगेन आप अल्फा रेनॉल्ड नंबर अप्रोचेस टू 0 और अल्फा अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास जो है वो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। ये पार्ट जिनके साथ अल्फा है वो सारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये आ जाएगा जो ये सजेस्ट करता है प्रेशर एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, प्रेशर जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो आपके पास इक्वेशन 31 जो है वो मॉडिफाई होके इक्वेशन नंबर 32 बन जाएगी। तो अब जब आप 28 को बाउंड्री कंडीशन 23 से 27 में पुट करेंगे, तो वो भी डायमेंशनलेस होकर आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 34, 35 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैलकुलेशन जो है वो डिटेल से यहां पे शो हुई है। इसी तरह फर्स्ट लेवल रिक्सन टेंसर को आप डायमेंशनलेस करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 38 आ जाएगी। अब अगर इक्वेशन नंबर 16 में अगर आप जाएं, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे जो 16 है ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस लाना चाहता हूँ। इक्वेशन नंबर 16 ये वाला पार्ट है। अब आप इसको सेपरेटली डायमेंशनलेस करें, ठीक है। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर आप जब यहां पे पुट करेंगे, तो यहां पे मैंने पुट किए हैं, ये वो साइड थी जो आप मैंने हाईलाइट की थी। डायमेंशनलेस करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर।
तो सॉरी ये अल्फा आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें आ गई। अब चूंकि अल्फा हमारा अप्रोचेस टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। जब इस जीरो को उसकी जगह पे जीरो करेंगे तो आपके पास जो है वो सिर्फ इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे ये अल्फा 2 वाला ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आप a1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, डायमेंशनलेस करेंगे, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 40 आ जाएगी। जब आप 38 को 40 में पुट करेंगे तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जो है वो रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो नॉन जीरो कंपोनेंट और नॉन जीरो कंपोनेंट जो हमें इक्वेशन नंबर 41 और 42 में मिल जाएंगे। अब रिलेशन को जब आप लेमन को फोर्स डायरेक्ट में पुट करेंगे तो आपके पास जो ट्रैवलिंग वेव थी, साइनसोइडल वेव थी, वो डायमेंशनलेस होके सॉरी वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप डायमेंशनलेस पैरामीटर इक्वेशन नंबर 28 से 43 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 44 आ जाएगी। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी और ई, ये एम्पलीट्यूड रेशियो है। अब आप एक दफा इक्वेशन नंबर 32 को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो C1 ऑफ एक्स आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा, जिसको आप बाउंड्री कंडीशन जो शीयर स्ट्रेस की फॉर्म में है उसको यूज करेंगे। शीयर स्ट्रेस की फॉर्म में बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तो आर्बिट्ररी फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 47 आ गई। अब इक्वेशन का ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।